दोस्तों, क्राइम से रिलेटेड आपने आज तक कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन 2013 में प्रीति राठी के साथ घटी वह घटना जिस पर लगभग पूरा देश रोया था, आज वही कहानी आपको सुनाएंगे। और ये कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों में ना सिर्फ आंसू होंगे, बल्कि आपका गुस्सा भी चरम पर होगा। इस केस की पैरवी कर रही वकील ने इस घटना को महिला जाति के साथ हुई सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वकील के अलावा इस केस की सुनवाई कर रहे जज ने भी एक ऐसी बात कही थी जिसको सुनकर आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे। जज ने आखिर क्या कहा था? ऐसा क्या था जिससे इस घटना को महिला जाति के खिलाफ सबसे बड़ी हैवानियत कहा गया? चलिए जानते हैं इसके पीछे की सारी कहानी। दोस्तों, कहानी पूरी सुनने के बाद लास्ट में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तारीख 1 मई 2013। दिल्ली के नरेला की रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन विशेष था, क्योंकि प्रीति राठी आज के दिन अपने सपनों को पूरा होती देख रही थी। और इसकी वजह यह थी कि आज के दिन उसको नेवी में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर की जॉब ज्वाइन करने के लिए मुंबई जाना था। वह मुंबई जाने के लिए दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचती है। जब कोई भी बेटी पहली बार घर से बाहर जाती है तो परिवार के सदस्य साथ जरूर जाते हैं। तो प्रीति राठी के साथ भी उनके पिता अमर सिंह राठी व चाचा चाची भी साथ जा रहे थे। ये सभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। वहां से बांद्रा टर्मिनल जाने वाली ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस में ये सवार हो जाते हैं। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर वहां से चल देती है। ट्रेन में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। इसी भीड़ में अपना मुंह बांधे कैप पहने एक शख्स भी बैठा था। वह बीच बीच में प्रीति की तरफ झांक रहा था। फिर वह उठकर बाथरूम की तरफ चला जाता और वापस आकर फिर सीट पर बैठ जाता। यह बात प्रीति के घर वालों ने भी नोटिस कर ली थी। फिर अगली सुबह 8 बजे ट्रेन बांद्रा टर्मिनल पहुंच जाती है। प्रीति, उसके पिता और उसके चाचा चाची वहां उतर जाते हैं। फिर वो प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ते हैं। सफ़र लंबा होने की वजह से प्रीति काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए वह थोड़ी धीमी गति से चल रही थी। उसके पिता व चाचा चाची उसके कुछ आगे निकल गए थे। जब प्रीति ने देखा कि उसके पिताजी और चाचा चाची थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गए हैं, तो प्रीति ने थोड़ा तेज़ चलना शुरू कर दिया। तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। प्रीति पीछे मुड़ती है तो उसके सामने वही लड़का था जो खुद का मुंह बांधकर ट्रेन में प्रीति को झांक रहा था। प्रीति कुछ कहती उससे पहले ही वह लड़का एक डब्बा निकालता है और उस डब्बे में से कुछ प्रीति के चेहरे पर फेंक देता है। प्रीति जोर जोर से चिल्लाने लगती है। प्रीति की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके पिता व उसके चाचा चाची दौड़कर आते हैं। वो प्रीति को संभालते हैं तो उनके हाथों पर भी कुछ छींटे लग जाते हैं। उसी टाइम वह लड़का वहां भीड़ का फ़ायदा उठाकर वहां से गायब हो जाता है। प्रीति को तुरंत भाभा हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन कंडीशन ज़्यादा खराब होने की वजह से प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि प्रीति पर एसिड अटैक हुआ है, लेकिन गुरु नानक हॉस्पिटल में कुछ सुविधाओं की कमी होने की वजह से प्रीति को मसीना हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद यह घटना मीडिया में फैल जाती है। एसिड अटैक के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आते हैं। उसके बाद पुलिस जांच शुरू करती है, अपराधी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अपराधी का कोई पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद जिन जिन लोगों ने प्लेटफॉर्म पर हुई इस घटना को देखा था, उन लोगों की जानकारी के आधार पर पुलिस केस तैयार करवाती है। और फिर 4 मई 2013 को एक पवन कुमार नाम के लड़के का फोन प्रीति की बहन के पास आता है और प्रीति का हालचाल पूछता है। पवन कुमार प्रीति का पहले से जानकार था। प्रीति की बहन यह बात अपने पिता को बताती है और प्रीति के पिता यह बात पुलिस को बता देते हैं। अब पुलिस केस लेकर प्रीति के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और प्रीति को दिखलाकर पूछते हैं कि क्या वह उसको पहचानती है। प्रीति की हालत बोलने लायक नहीं थी तो प्रीति कागज पर 3 नाम लिख देती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। ये नाम सुनते ही पुलिस का शक पवन कुमार पर जाता है और 9 मई 2013 को पवन कुमार को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इधर कई सर्जरी करने के बाद भी प्रीति की हालत में सुधार नहीं आ रहा था। अब प्रीति की बिगड़ती हालत देखकर उसको बॉम्बे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इसी बीच प्रीति कागज़ पर लिखकर अपने परिवार से बीच बीच में बात करती है और वह एक बार कागज़ पर लिखती है कि क्या इस घटना के बाद उसको नौकरी से रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। उसके बाद तमाम कोशिशों के बावजूद प्रीति के ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद करने लगते हैं और 1 जून 2013 को
दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। प्रीति के शव को मुंबई से दिल्ली लाया जाता है। उसके बाद प्रीति के गुनहगार के लिए फांसी की सज़ा की मांग की जाती है। इधर पुलिस को पवन कुमार के खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे थे। तब प्रीति के पिता खुद कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि पवन कुमार तो घटना वाले दिन मुंबई में थे ही नहीं, वह तो उस दिन रोहतक में थे। जब यह बात प्रीति के पिता पुलिस को बताते हैं तो पुलिस पवन कुमार की उस दिन की लोकेशन निकलवाती है। वह सचमुच में रोहतक में ही था। इस घटना के बाद जांच मुंबई सीआईडी को सौंप दी जाती है। सीआईडी प्रीति के घर दिल्ली जाती है और रिश्तेदारों से पूछताछ करती है तो एक रिश्तेदार बताती है कि प्रीति के पड़ोस में रहने वाला एक अंकुर पवार नाम का लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, पर प्रीति ने उसको मना कर दिया था। तो उसने प्रीति को अंजाम भुगतने की बात कही थी। अब चूंकि प्रीति स्केच देखकर जो 3 नाम लिखे थे उनमें अंकुर भी था, तो पुलिस की शक की सुई अंकुर की तरफ घूम जाती है और पुलिस अंकुर से पूछताछ करने पहुंच जाती है। अब जब पुलिस अंकुर से पूछताछ करती है तो अंकुर बार बार अपना स्टेटमेंट बदलता है। पुलिस ने देखा कि अंकुर के हाथ भी जले हुए थे, जिनको देखकर पता चलता था कि ये एसिड से ही जले हुए हैं। पुलिस उसको पूछताछ के लिए मुंबई ले आती है। वहाँ ये कन्फर्म हो जाता है कि एसिड अंकुर पवार ने ही फेंका था। उसके बाद अंकुर पवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसने पूछताछ में बताया कि वह प्रीति से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया, जिससे वह प्रीति से काफ़ी चिढ़ा हुआ था। फिर जब प्रीति की जॉब नेवी में ऑफिसर रैंक पर लग गई तो अंकुर के घरवाले अंकुर को ताना देने लगे थे, क्योंकि वह बेरोजगार घर पर बैठा था। इसके बाद तो उसने प्रीति को सबक सिखाने की ठान ली। पड़ोस में होने की वजह से उसको पता था कि प्रीति 1 मई को जॉब ज्वाइन करने जा रही है, इसलिए वह वहीं से उसके पीछे हो गया था। वह ट्रेन में ही प्रीति पर एसिड फेंकना चाहता था, पर भीड़ होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। फिर जब सुबह प्रीति प्लेटफॉर्म पर पीछे रह गई थी तब उसने प्रीति पर एसिड फेंका था। अब पुलिस सबूत इकट्ठे करने शुरू कर देती है। सबसे पहले अंकुर की फ़ोन की लोकेशन निकलवाई जाती है, जिससे यह पता चलता है कि अंकुर 1 मई 2013 को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर था और 2 मई 2013 को बांद्रा टर्मिनल पर था। उसके साथ ही जिन्होंने ट्रेन में अंकुर को देखा था उन्होंने और बांद्रा टर्मिनल पर जिन्होंने अंकुर को देखा था उन्होंने पुलिस द्वारा करवाई गई आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में अंकुर को पहचान लिया था। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती है और जब अंकुर को सुनवाई के लिए कोर्ट में लाया जाता है तो वह दरिंदा मुस्कुराता हुआ विक्ट्री साइन दिखाता है। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट आईपीसी की सेक्शन 302 हत्या व 326 बी, जिसमें किसी पर एसिड फेंकने की सज़ा है, के तहत मौत की सज़ा सुनाती है और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। सज़ा सुनाते समय जज ने यह टिप्पणी की कि एसिड से प्रीति का चेहरा बुरे तरीके से जल गया था। वह इतना भयावह हो गया था कि अगर वह अपना चेहरा आईने में देख लेती तो जो वह 1 महीने जिंदा रही है शायद वह उस 1 महीने भी जिंदा नहीं रहती और वह उसी दिन मर जाती। जज के द्वारा की गई यह टिप्पणी काफ़ी है इस घटना की भयानकता को दर्शाने के लिए। और यहाँ पर सज़ा सुनने के बाद भी वह बेरहम इंसान अंकुर पवार कोर्ट में मुस्कुरा रहा था। भारत में एसिड अटैक पर सुनाई गई यह पहली फांसी की सज़ा थी, क्योंकि इसकी भयानकता को देखते हुए तो फांसी की सज़ा भी कम थी। लेकिन उसके बाद अंकुर ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट ने जून 2019 में फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। दोस्तों, समाज में हो रही इस तरह की घटनाएं समाज के लिए कलंक हैं। आप लोगों के इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ में अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे भी आपको समाज में हो रही इसी तरह की दरिंदगी की घटनाओं की जानकारी के वीडियो मिलते रहें और आप सचेत और सतर्क रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।